गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हमारे लेक्चर का जो मुख्य विषय है वो है क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल एम्प्लॉयमेंट मॉडल। क्लासिकल रोजगार सिद्धांत की आलोचना के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि क्लासिकल रोजगार सिद्धांत की जो मुख्य आलोचनाएं हैं वो केन्स के द्वारा की गई हैं, जॉर्ज मेनार्ड केन्स के द्वारा की गई हैं। ठीक है। मुख्य आलोचनाओं पे आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं और पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि क्लासिकल रोजगार सिद्धांत ये कहता है कि यदि प्राइस मैकेनिज्म को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, फ्री छोड़ दिया जाए, तो मार्केट में कभी भी ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन की स्थिति नहीं होगी और हमेशा अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में होगी। अर्थात क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार मंदी तथा बेरोजगारी की स्थिति अर्थव्यवस्था में नहीं पाई जाती है। यदि कभी ऐसा होता है कि ओवर प्रोडक्शन की स्थिति हो जाए या अंडर प्रोडक्शन की स्थिति हो जाए, तो ये एंटरप्रेन्योर या प्रोड्यूसर के गलत अनुमान के कारण हो सकता है और शीघ्र ही एंटरप्रेन्योर या प्रोड्यूसर इस गलत अनुमान को करेक्ट करता है। जितनी मार्केट में प्रोडक्शन होता है पूरा का पूरा बिक जाता है। जितने लोग प्रचलित मजदूरी दरों पे काम करना चाहते हैं उन्हें रोजगार मिल जाता है और कभी भी शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्शन या ओवर प्रोडक्शन की स्थिति नहीं होती है, बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति नहीं होती है, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं मंदी तथा बेरोजगारी की स्थिति नहीं होती है। ये क्लासिकल रोजगार सिद्धांत कहता है। लेकिन 1929 के पहले जब तक व्यवहारिक धरातल पे इस सिद्धांत की पुष्टि नहीं हुई थी, परीक्षण नहीं हुआ था, तब तक इस सिद्धांत को पूरी दुनिया में सही माना जाता था। 1929 की जब महान मंदी आती है और व्यवहारिक धरातल पे जब इस सिद्धांत का परीक्षण होता है, इस सिद्धांत में कई खामियां पाई जाती हैं और इस सिद्धांत के कहे अनुसार मंदी तथा बेरोजगारी यूरोप तथा अमेरिका के देशों में अपने आप दूर नहीं हो पाती है। 1936 में केन्स की किताब आती है और उन्होंने ये दिखाया है कि जिन मान्यताओं पे क्लासिकल रोजगार सिद्धांत आधारित है वे अव्यावहारिक मान्यताएं हैं, इसीलिए क्लासिकल रोजगार सिद्धांत वर्तमान मंदी की व्याख्या करने में असफल है। 1936 में केन्स की किताब जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी आता है और उस किताब में वो क्लासिकल रोजगार सिद्धांत की आलोचना करते हैं और उसके बाद अपना एक नया सिद्धांत देते हैं। ठीक है। तो केन्स के सिद्धांत के पढ़ने से पहले हमें ये देखना होगा कि क्लासिकल रोजगार सिद्धांत की उन्होंने किन बातों के आधार पर आलोचना किया है। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहले पॉइंट्स जो केन्स ने एम्फेसाइज किया है कि विनियोग तथा बचत हमेशा आपस में बराबर हों, जैसे कि क्लासिकल रोजगार सिद्धांत कहता है, ये जरूरी नहीं है। सेकेंड पॉइंट, क्लासिकल रोजगार सिद्धांत ये कहता है कि जो नेशनल प्रोडक्शन होता है वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है, अर्थात जितनी पूर्ति होती है उतनी डिमांड हो जाती है। केन्स कहते हैं ये भी जरूरी नहीं है। थर्ड पॉइंट, क्लासिकल रोजगार सिद्धांत ये कहता है कि मुद्रा का सिर्फ एक ही काम है, विनिमय का माध्यम, एक्सचेंज का माध्यम। केन्स ये कहते हैं कि मुद्रा के सिर्फ एक ही काम नहीं होते हैं, मुद्रा को संचय करके रखा भी जाता है, होल्ड करके रखा भी जाता है। जो सबसे महत्वपूर्ण आलोचना है कि क्लासिकल अर्थशास्त्री ये कहते हैं, खासकर पीगू ये कहते हैं कि मजदूरी दरों में कटौती के द्वारा पूर्ण रोजगार स्थापित किया जा सकता है। केन्स इसकी आलोचना करते हैं। क्लासिकल डिकोटोमी के बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे, केन्स ने इसकी भी आलोचना किया है। इसके अलावा केन्स ये कहते हैं कि जो क्लासिकल अर्थशास्त्री कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति में, फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में इक्विलिब्रियम होता है, ये भी जरूरी नहीं है। केन्स ये भी कहते हैं कि क्लासिकल अर्थशास्त्री लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की चर्चा करते हैं, दीर्घकाल की बात करते हैं। दीर्घकाल में तो हम सब मर जाते हैं, इसलिए हमेशा अल्पकालीन संतुलन की बात करना चाहिए, दीर्घकालीन संतुलन की बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है। इस तरीके से आलोचना का क्रम है। अब जो मुख्य आलोचनाएं हैं केन्स के सिद्धांत, केन्स ने जो क्लासिकल रोजगार सिद्धांत की मुख्य आलोचनाएं किया है उसके बारे में हम यहाँ पे वन बाय वन चर्चा करेंगे। ठीक है।
विनियोग तथा बचत की क्षमता। इसका मतलब ये है कि क्लासिकल अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि जो नेशनल सेविंग है वो हमेशा नेशनल इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। एस इज ऑलवेज इक्वल टू आई। इसका मतलब ये है कि लोग अपने पास कुछ भी बचा के नहीं रखते हैं। अपनी सारी इनकम को या तो वो कंज्यूम कर जाते हैं या निवेश कर देते हैं। जो बचते होती हैं वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट हो जाती हैं और लोगों के पास पैसा कुछ भी नहीं बचता है। इसलिए जो भी इनकम होता है वो खर्च कर देते हैं और कभी भी डिमांड डिफिशियंसी की कंडीशन क्लासिकल रोजगार सिद्धांत में नहीं आती है। किन्स का ये कहना है कि बचत तथा निवेश हमेशा आपस में बराबर हो ये जरूरी नहीं है। कारण ये है कि बचत करने वाले लोग अर्थव्यवस्था में दूसरे होते हैं और निवेश करने वाले लोग दूसरे होते हैं। बचत कौन करता है? हमारा आपका घर करता है, घरेलू क्षेत्र बचत करता है। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर करती है, फर्म करती है, एंटरप्रेन्योर करता है। हमारे इंटरेस्ट कुछ और है, एंटरप्रेन्योर का इंटरेस्ट कुछ और है। इसलिए हमेशा बचत और निवेश बराबर हो ये जरूरी नहीं है। किन्स ये भी कहते हैं कि बचत आय पे निर्भर करता है, जबकि क्लासिकल अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि बचत रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। दूसरा, किन्स ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट आय पे निर्भर नहीं करता है। इन्वेस्टमेंट मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल या इन्वेस्टमेंट से फ्यूचर में लाभ की प्रत्याशित दर क्या होगी उस पर डिपेंड करता है। बचत आय पे डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक्सपेक्टेशन फ्रॉम प्रॉफिट पे डिपेंड करता है, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। इसलिए चूंकि इन्वेस्टमेंट और सेविंग को डिटरमिन करने वाले फैक्टर्स अलग अलग हैं, इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि अर्थव्यवस्था में सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर हो। और सेविंग और इन्वेस्टमेंट जब आपस में बराबर नहीं होंगे तो कभी भी समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर नहीं होगी और अर्थव्यवस्था में ओवर प्रोडक्शन, अंडर प्रोडक्शन या अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होगी। ठीक है। सेकेंड क्रिटिसिज्म, किन्स ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में दो क्लास है। एक क्लास आपका गरीब व्यक्ति है, दूसरा अमीर व्यक्ति है। अमीर व्यक्ति के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, डिमांड करने की कैपेसिटी है, लेकिन उनकी एमपीसी उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कम होती है। इसलिए उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कम होने के कारण वो ज़्यादा डिमांड नहीं करते हैं। दूसरी तरफ गरीब वर्ग है, उसके पास इनकम कम है, वेल्थ कम है, खर्च करने की कैपेसिटी नहीं है, हालांकि उनकी एमपीसी अधिक होती है। तो अमीर व्यक्ति न तो ज़्यादा खर्च कर पा रहा है, गरीब व्यक्ति न तो ज़्यादा खर्च कर पा रहा है। इसलिए इसकी पूरी संभावना है कि जो नेशनल प्रोडक्शन होगा वो पूरा का पूरा कंजम्पशन नहीं हो पाएगा। और जब नेशनल प्रोडक्शन नेशनल कंजम्पशन से कम होगा, इसका मतलब ये है कि से का बाजार नियम फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा, पूर्ति अपने मांग को सृजित नहीं कर पाएगी और ओवर प्रोडक्शन की स्थिति हो जाएगी। ठीक है। थर्ड, क्लासिकल रोजगार सिद्धांत ये कहता है कि मुद्रा का सिर्फ एक ही काम है, विनिमय का माध्यम। इसलिए लोगों के पास जो भी करेंसी या पैसा जाता है वो पूरा का पूरा खर्च कर देते हैं, अपने इनकम को खर्च कर देते हैं। मनी का कोई भी पार्ट वो बचा कर नहीं रखते हैं। इसलिए हमेशा अर्थव्यवस्था में जो प्रोडक्शन होता है उसकी डिमांड होती रहती है। लोग कंजम्पशन करते रहते हैं, खर्च करते रहते हैं और उसकी डिमांड होती रहती है। किन्स का ये कहना है कि मनी का काम एक्सचेंज करना है, विनिमय का माध्यम है, बट मनी का सिर्फ एक ही काम नहीं है। मनी को लोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपने पास कैश के रूप में होल्ड करके भी रखते हैं। और जब लोग कैश के रूप में मनी को होल्ड करके रखते हैं, पैसे को होल्ड करके रखते हैं, इसका मतलब ये है कि जो पैसा खर्च होना चाहिए वो पूरा का पूरा खर्च नहीं होता है और ऐसी स्थिति में डिमांड डिफिशियंसी हो सकती है। और जब डिमांड डिफिशियंसी होगी, अगेन ओवर प्रोडक्शन की स्थिति हो सकती है और से का बाजार नियम फिर से फेल कर सकता है। ठीक है। जो चौथी आलोचना है, लचीली मजदूरी दर तथा पूर्ण रोजगार। क्लासिकल सिद्धांत ये कहता है कि वेज रेट डाउनवर्ड फ्लेक्सिबल होता है, नीचे की तरफ लचीला होता है। और पी को ये कहते हैं कि मजदूरी दरों में कटौती करके फर्म अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देती है और जो लोग भी उस
मजदूरी दर पे काम करने को तैयार होते हैं, उनको रोजगार मिल जाता है। किन्स ये कहते हैं कि पहली बात तो ये कि आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में मजदूरी दरें डाउनवर्ड फ्लेक्सिबल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एक तरफ लेबर यूनियन मजदूरी दरों में कटौती नहीं करने देता है और दूसरी तरफ सरकार भी ऐसे रेगुलेशन लाती है, नियम बनाती है कि एक निश्चित सीमा से नीचे मजदूरी दरों में कटौती नहीं हो सकती। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि यदि बाई द वे किसी तरीके से मजदूरी दरों में कटौती हो भी जाती है तो मजदूरी दर न केवल उत्पादन की लागत होती है बल्कि श्रमिक वर्ग की, इस देश के लोगों की, किसी भी देश के लोगों की आय भी होता है। और एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो पहले से ही मंदी तथा बेरोजगारी में फंसी हुई है, उस देश में, उस व्यवस्था में, उस अर्थव्यवस्था में यदि मजदूरी दरों में कटौती कर दी जाए तो फिर आय और भी कम हो जाएगा और अर्थव्यवस्था मंदी तथा बेरोजगारी की गिरफ्त से निकलने के बजाय उस देश में मंदी तथा बेरोजगारी और भी गहरी हो जाएगी। इसलिए किन्स पीगू के द्वारा जो ये सुझाव दिया गया है कि मजदूरी में कटौती के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, इसको पूरी तरीके से खारिज कर देते हैं। ठीक है। एक और पांचवा जो क्रिटिसिज्म है, क्लासिकल द्वैत, इसको इंग्लिश में आप कहेंगे क्लासिकल डिकोटोमी। ठीक है, क्लासिकल डिकोटोमी, DICHOTOMY, क्लासिकल डिकोटोमी। इसका मतलब ये हुआ, आप जानते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में, अर्थव्यवस्थाओं में दो तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, एक रियल वेरिएबल्स होते हैं और दूसरा मॉनेटरी वेरिएबल्स होते हैं। रियल वेरिएबल्स में नेशनल इनकम, आउटपुट लेवल, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, दीज आर कॉल्ड रियल वेरिएबल्स। और मॉनेटरी वेरिएबल्स में मनी सप्लाई, मनी डिमांड, मुद्रा की मांग, मुद्रा की पूर्ति, ये मॉनेटरी वेरिएबल्स है। क्लासिकल सिद्धांत की एक मुख्य खामी ये है कि क्लासिकल सिद्धांत में मॉनेटरी वेरिएबल्स रियल वेरिएबल्स को इम्पैक्ट नहीं करता है, प्रभावित नहीं करता है। किन्स ये कहते हैं कि ये गलत है। अर्थव्यवस्था के सारे सेक्टर्स आपस में जुड़े हुए हैं और मॉनेटरी वेरिएबल्स रियल वेरिएबल्स को भी इम्पैक्ट करते हैं। किन्स के अनुसार मॉनेटरी वेरिएबल्स रियल वेरिएबल्स को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, इसकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे, पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कैसे क्लासिकल रोजगार सिद्धांत में मॉनेटरी वेरिएबल रियल वेरिएबल को इम्पैक्ट नहीं करता है। ठीक है। देखिए, क्लासिकल रोजगार सिद्धांत में सपोज दैट क्लासिकल अर्थशास्त्रों के अनुसार मान लीजिए मनी सप्लाई में वृद्धि होती है। ठीक है। और क्लासिकल रोजगार सिद्धांत में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, अर्थव्यवस्था अपने फुल कैपेसिटी पे काम करती है। इसका मतलब ये है कि ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी आर फुली एम्प्लॉयड। और जब अर्थव्यवस्था में सभी रिसोर्सेज को पूर्ण रोजगार प्राप्त है, उन्हें कंप्लीट काम पे लगाया जा चुका है, तो क्या अब फर्दर आउटपुट एक्सपेंशन हो पाएगा? नहीं होगा। तो यदि अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई में वृद्धि होती है, लोगों के पास आय का हिस्सा ज़्यादा जाता है, मनी ज़्यादा जाता है, तो निश्चित तौर पे अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा क्लासिकल सिद्धांत के अनुसार। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, बट क्या फार्म या प्रोड्यूसर इस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ा पाएगी? नहीं, क्योंकि सारे रिसोर्सेज पहले ही यूटिलाइज किए जा चुके हैं। तो रिजल्ट क्या होगा? डिमांड बढ़ गया है, आउटपुट बढ़ नहीं सकता, रिजल्ट क्या होता है? प्राइसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो क्लासिकल रोजगार सिद्धांत में मनी सप्लाई में वृद्धि हो गई, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया, लेकिन क्या नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, इन्वेस्टमेंट और सेविंग बढ़ा? नहीं बढ़ा, सीधे प्राइसेस बढ़ गई। इसका मतलब ये हुआ कि मॉनेटरी वेरिएबल्स ने रियल वेरिएबल्स, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट पे कोई प्रभाव नहीं डाला क्लासिकल रोजगार सिद्धांत में। किन्स ने इसकी आलोचना किया। किन्स का ये कहना है
कि ऐसा संभव नहीं है कि मॉनेटरी वेरिएबल्स रियल वेरिएबल्स को प्रभावित ना करें। और किन्स का ये कहना है कि एग्रीगेट डिमांड की डिटर्मिनेंट्स को गलत मानने के कारण ही, गलत व्याख्या के कारण ही ये समस्या क्लासिकल डिकोटोमी की समस्या आ रही है। बाद में किन्स ने अपने सिद्धांत के आधार पर इस क्लासिकल डिकोटोमी को दूर करने का प्रयास किया और ये दिखाया कि कैसे मॉनेटरी वेरिएबल्स भी रियल वेरिएबल्स को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने अपने इस लेक्चर में ये देखा है कि किन्स ने किन मुख्य बिंदुओं के आधार पर क्लासिकल रोजगार सिद्धांत की आलोचना किया है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आप लोग क्लासिकल रोजगार सिद्धांत और उसकी आलोचना जो किन्स ने प्रस्तुत किया है उसके बारे में अच्छे से आपको समझ में आ गया हो गया। आज की क्लास को मैं आज यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ और थैंक यू सो मच क्लास को ज्वाइन करने के लिए। अगली क्लास में फिर मैं नया वीडियो लेक्चर लेके आऊँगा जिसमें हम क्लासिकल रोजगार सिद्धांत से आगे की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।